everyone. Now again I am here for you. गोकुलदास पब्लिक स्कूल द्वारा संचालित स्ट्रक्चर्ड सिलेबस बेस्ड ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आप लोगों का स्वागत है और हिंदी विषय को लेकर पुनः हम आपके समक्ष हैं और सभी बच्चे अच्छे हैं, है ना, स्वस्थ भी होंगे, घर पर सभी प्रॉपर रेस्ट कर रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो आज हम लोग वापस से अपना पार्ट 3 बीते ज़माने की सैर शुरू कर रहे हैं। याद कीजिए पिछले वाले लेक्चर में हम गुजरे हुए बीते वाले पुराने ज़माने में गए थे और वहाँ पर से हम लोथल शहर की सैर करके आए थे, है ना। दक्ष के साथ गए थे, याद आया, छोटा सा बच्चा गया था और उसने घर आकर फिर अपनी माँ को बताया था कि वो कहाँ गया था, उसने क्या क्या देखा था। और उसके साथ साथ आप और हम सभी लोग गए थे, है ना, कुछ पुरानी मोहरें हम लोगों ने देखी थी। तो आज हम लोग अपने इसी पार्ट के आगे के जो अभ्यास प्रश्न है बेटा वह आरंभ करने वाले हैं। तो इसके लिए सभी लोग सबसे पहले अपनी पुस्तक का पेज नंबर 22 और 23 निकालेंगे और ये कार्य हम लोग सिर्फ अपनी बुक में करेंगे। ओके, कोई भी बच्चा यह कार्य अपनी क्लास वर्क नोटबुक में नहीं करेगा और इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले हम अपने अभ्यास प्रश्नों को पढ़ते जाएंगे। चूंकि पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं तो पाठ के आधार पर हम अपने अभ्यास प्रश्न भी हल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत हमने आपको सिर्फ कुछ कठिन शब्द लिखने को दिए थे जो आप लोगों ने CW अर्थात क्लास वर्क नोटबुक में लिखे थे। तो पार्ट 3 की अभ्यास प्रश्न आरंभ करने से पहले देखिए हम आपको बता देते हैं, आपकी पुस्तक में कुछ सही विकल्प दिए गए हैं, फिर कुछ मौखिक प्रश्न दिए गए हैं, रिक्त स्थान भी दिए गए हैं। तो आज हम पहले इन सभी को यहाँ पर पूर्ण करेंगे। इसके पश्चात हम इस पाठ के ही व्याकरणगत प्रश्नों को हल करना आरंभ करेंगे, ठीक है। तो पार्ट 3 का एक्सरसाइज नंबर 3 जो है सही विकल्प पर निशान लगाइए। इसका क वाला वाक्य देखिए बेटा, हम पढ़ रहे हैं आपके लिए। सौराष्ट्र के मध्य से यह नदी निकलती है। सौराष्ट्र के मध्य से यह नदी निकलती है। आपको 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला साबरमती, दूसरी यमुना और तीसरी नदी का नाम दिया है भोगावो। अब याद कीजिए हमने जब पाठ पढ़ा था तो उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि साबरमती नदी जो है वह तो वहाँ की बड़ी नदी है ही, लेकिन उसमें जाकर कौन सी नदी मिलती है। तो हमारा सही विकल्प कौन सा है, स नंबर वाला भोगावो नदी, है ना, छोटी सी नदी है। फिर ख वाला विकल्प देखिए आपको दिया गया है वाक्य, लोथल और अहमदाबाद के बीच की दूरी 85 किलोमीटर हमने आपको बताया था, है ना। लोथल और अहमदाबाद यानी कि ये दोनों शहर हैं। लोथल जो है वह एक प्राचीन शहर के रूप में वहाँ पर प्रसिद्ध है और अहमदाबाद जो आज भी प्रसिद्ध है और जो वर्तमान में भी अच्छी तरह से जीवित है। तो अहमदाबाद होने के बाद ही वहाँ से आप थोड़ा आगे जाते हैं तो आपको लोथल शहर मिलता है और इसके बीच की दूरी कितनी है, ख वाला विकल्प है जो 85 किलोमीटर। देखिए आपको दिया गया है। फिर ग वाला वाक्य देखिए बेटा, संसार का सबसे पुराना बंदरगाह माना जाता था। क्या लिखा है, माना जाता था। अब क्यों नहीं माना जाता है, क्योंकि
अभी भी लोगों की ये खोज चल रही है कि और भी कोई ऐसी जगह है क्या। अभी जिस क्षेत्र को पहले पुराना बंदरगाह माना जाता था, अभी वहाँ पर व्यापार का कार्य थोड़ा कम किया जाता है। आपको विकल्प दिए गए हैं अ कोलकाता, ब लोथल और स चेन्नई। तो कोलकाता और चेन्नई जो है वो आज भी बंदरगाह के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन सबसे पुराना बंदरगाह यदि हम माने तो वह कौन सा है? ब वाला विकल्प जो है आपका लोथल। ठीक है। फिर घ वाला देखिए बेटा, दक्ष ने माँ को लोथल की कौन सी दो चीजें बताई जिनसे यह पता चलता हो कि वह बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। जब दक्ष लोथल घूम कर आया था और उसने माँ से कहा कि माँ वह शहर बहुत पुराना और प्राचीन है, तो माँ ने उससे पूछा था कि तुम कैसे कह सकते हो कि वह व्यापार का सबसे पुराना केंद्र रहा है। तब दक्ष ने क्या कहा था कि वहाँ पर हमने दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखी हैं। एक तो वहाँ का माल गोदाम जो बहुत पुराना और बहुत बड़ा है, और दूसरा वहाँ पर हमने कुछ मोहरे मतलब उस समय प्रयोग किए जाने वाले कुछ रुपए या सिक्के देखे। तो इसके अनुसार हमें तीन जो विकल्प दिए हैं, अ माल गोदाम तथा मोहरे, ब कुएं और नलकूप, और तीसरा कपड़े और जूते, है ना। तो स वाला विकल्प कपड़े और जूते तो उस समय थे ही नहीं, है ना। ब वाला कुएं और नलकूप हमेशा बनते रहते हैं, लेकिन वहाँ व्यापारिक केंद्र होने के लिए, व्यापारिक मतलब जहाँ व्यापार होता है, और व्यापार में दो चीज़ें मुख्य होती हैं। एक तो वो सामान जो खरीदा या बेचा जाता है, दूसरा उस सामान को खरीदने और बेचने के लिए पैसा, है ना। तो वहाँ पर दो मुख्य चीज़ें क्या मिली थी, एक तो माल गोदाम और दूसरा मोहरे। तो इस हिसाब से हमारा अ वाला विकल्प सही है। इसके ऊपर आप लोग क्या करेंगे, सही का निशान लगा लेंगे बेटा। इस तरह से आपको देखिए वहाँ पर बॉक्स दिए गए हैं उनके सामने, तो वहाँ पर आप इस तरह से सही का निशान लगा लीजिए। हमने सही विकल्प आप लोगों को लिख कर दिए थे, किंतु आपकी पुस्तक में क्या है कि वहाँ पर आपको बॉक्स बना हुआ है, तो आप लोग वहाँ पर सही का निशान इस प्रकार से लगा सकते हैं। ठीक है, हम 2 मिनट दे रहे हैं, आप मिला लीजिए ध्यानपूर्वक। इसके बाद में है प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। चूंकि मौखिक है तो मौखिक का मतलब होता है कि हम केवल मौखिक उत्तर दे रहे हैं, किंतु हम अपने अच्छी स्मरण शक्ति के लिए इन्हें लिख भी सकते हैं। तो हम यहाँ पर इन मौखिक प्रश्नों के उत्तर आप लोगों के लिए लिख रहे हैं। देखिए बेटा, पहला प्रश्न है, दक्ष शैक्षिक भ्रमण पर कहाँ गया था? पाठ का सबसे मुख्य प्रश्न है ना। तो एक्सरसाइज नंबर 3 मौखिक प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर। उत्तर नंबर क। मौखिक प्रश्न बेटा हमारी पाठ पढ़ने के बाद में जो हमारी स्मरण शक्ति होती है उसकी जांच के लिए दिए जाते हैं कि आपने पाठ को कितने अच्छे से पढ़ा है, कितने अच्छे से समझा है। तो अगर आपने मेरे साथ इस पाठ को पढ़ा है तो आप अच्छे से जानते हैं कि दक्ष शैक्षिक भ्रमण के लिए, दक्ष शैक्षिक भ्रमण के लिए कहाँ गया था? लोथल नामक स्थान पर, लोथल नामक स्थान पर गया था।
पूर्ण विराम उत्तर नंबर ख, है ना। लोथल ही गया था ना कि और कहीं गया था कि सिर्फ अहमदाबाद घूमकर वापस आ गया था? नहीं, वो अहमदाबाद से 65 किलोमीटर दूर लोथल स्थान पर गया था। अब आपका द्वितीय प्रश्न देखिए क्या है। साबरमती नदी कौन से सागर में जाकर मिलती है ना। आपकी जो साबरमती नदी है वो गुजरात की एक अच्छी बड़ी नदी मानी जाती है और अधिकतर वहाँ की जो नदियाँ हैं उसमें आकर मिलती हैं और वो अंत में कहीं ना कहीं किसी सागर में ही जाकर मिलती हैं। तो हमारा प्रश्न भी यही है कि साबरमती नदी कौन से प्रश्नवाचक शब्द की जगह हम सिर्फ उस सागर का नाम लिखेंगे। अरब सागर में जाकर क्या करती है? मिलती है, मिलती है। पूर्ण विराम, क्योंकि यह सामान्य वाक्य है। अगला प्रश्न मौखिक, हमें क्या पूछा गया है? अभी हम लोग साथ में होते तो शायद मुझे इन प्रश्नों के उत्तर देने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है मेरे सारे बच्चे जब पाठ पढ़ते हैं हमारे साथ तो इतने ध्यान से पढ़ते हैं कि मौखिक प्रश्न के उत्तर तो वो स्वयं ही दे लेते हैं। किंतु कुछ बच्चे जो हैं अभी लिखकर नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए यह कार्य हम लिखित में कर रहे हैं जो कि वास्तव में केवल मौखिक है ना। दक्ष ने घूमकर आने के बाद सारी बातें किसको बताई? एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है बेटा। अगर आप भी दक्ष की जगह होते तो जब आप कहीं से घूम कर आते हैं तो आप सबसे पहले अपनी सारी बातें किससे शेयर करते हैं? नॉर्मली सबसे पहले आप घर में आते से अपनी मम्मी को ढूंढते हैं, मम्मी कहाँ है, देखो मैं आ गया। और फिर आपके अंदर का जितना एक्साइटमेंट होता है, जितनी बातें होती हैं, वो सब आप सबसे पहले अपनी मम्मी से शेयर करते हैं, फिर भाई बहन और दोस्तों से करते हैं, है ना। क्योंकि घर में कदम रखने से पहले तो आप सब दूर से थोड़े होकर आ ही जाते, दोस्तों से बातें हो ही जाती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आपके अंदर जो उत्सुकता होती है वो बातें शेयर करने की किससे होती है? अपनी मम्मी से होती हैं। क्यों? क्योंकि उस जगह पर आप मम्मी से पहले घूमकर आ गए हैं, तो एक्साइटमेंट तो रहेगा ना कि जहाँ मम्मी नहीं घूम कर आई वहाँ पर हम घूम कर आए हैं। तो यहाँ पर भी क्या हुआ? दक्ष ने घूम कर आने के बाद सारी बातें माँ को बताई, माँ को बताई। ठीक है, तो इस प्रकार यह हमारा मौखिक प्रश्न का अंतिम प्रश्न पूर्ण होता है। इसके पश्चात हम अपने सही विकल्प चुनकर लिखेंगे बेटा। ठीक है, सही विकल्प के लिए आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं। एक्सरसाइज नंबर 4, रिक्त स्थान भरिए, रिक्त स्थान भरिए। बच्चों ने यदि मौखिक प्रश्न नहीं लिखे तो एक बार आप ध्यान से मिला लीजिए बेटा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी अपना कार्य व्यवस्थित रूप से कर सकते हैं। चलिए, रिक्त स्थान में पहला रिक्त स्थान हम पढ़ रहे हैं क वाला। मोहरों और रिक्त स्थान के ऊपर भी, मोहरों और रिक्त स्थान के ऊपर भी सुंदर चित्रकारी की गई थी। किसके ऊपर? दो ऑप्शन दिए बेटा, देखिए आपको। एक तो दिया है
बर्तनों और दूसरा ऑप्शन दिया है कपड़ों। जब दक्ष वहां से वापस आया तो उसने वहां की सुंदर चित्रकारी की भी प्रशंसा की थी और उसने क्या कहा था कि माँ, वहां पर हमने देखा कि वहां जो मोहरे थी, वहां जो सिक्के थे, उसके ऊपर और रिक्त स्थान के ऊपर भी बहुत सुंदर सी ड्राइंग बनी हुई थी। चित्रकारी यानी आपकी ड्राइंग, है ना। तो कपड़ों के ऊपर ड्राइंग या बर्तनों के ऊपर, याद कीजिए, क्योंकि कपड़ों पर भी ड्राइंग होती है, लेकिन बेटा कपड़े जो होते हैं वो इतने सालों तक संभाल कर रखना मुश्किल होता है। अगर आप हज़ारों साल पहले के वस्त्र रखने की अगर कोशिश भी करेंगे तो क्या होता है, वो गल जाता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन बर्तन जो होते हैं वो धातु के बने होते हैं या मिट्टी के होते हैं, तो उनको आराम से सालों साल तक रखा जा सकता है, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। तो लोथल स्थान पर भी दक्ष ने वही चीज़ देखी थी। तो यहाँ पर हमारा जो सही विकल्प है रिक्त स्थान के लिए वह है बर्तनों, बर्तनों, है ना। इसके पश्चात ख वाला रिक्त स्थान हम पढ़ लेते हैं। दक्ष ने घर बैठे ही बीते जमाने की, दक्ष ने घर बैठे ही बीते जमाने की रिक्त स्थान करा दी थी। क्या करा दी थी? दो विकल्प पुनः दिए गए हैं, देखिए आपको। एक दिया गया है मौज और एक दिया गया है सैर। मौज मतलब कि मस्ती या फन, और सैर का मतलब होता है घूमना, है ना, या फिर आप पर्यटन भी कह सकते हैं। तो दक्ष ने घर बैठे ही हम लोगों को क्या करवा दिया था? वहाँ का एंजॉयमेंट करवाया था या वहाँ की वॉकिंग करवाई थी? क्या लिखा है ये? सैर। यानी हमारा सही विकल्प क्या है? सैर, क्योंकि हमारे पाठ का नाम ही है बीते जमाने की सैर। तो दक्ष ने भी तो हमें घर बैठकर सैर करवाई थी। सैर करने जाते तब तो मौज होती है, लेकिन मौज करते समय आप सैर नहीं कर सकते हैं, है ना। हम यदि घूम रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो उसे देखकर हमें एंजॉयमेंट होता है, लेकिन आप एंजॉय करते समय वॉकिंग करें ये ज़रूरी तो नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या है? सैर। तीसरा वाक्य रिक्त स्थान का देखिए बेटा। लोथल पुराने समय का एक बहुत बड़ा रिक्त स्थान था। अभी हमने अपने सही विकल्प में ये वाला वाक्य पढ़ा था, वहाँ पर भी उन्होंने क्या किया था? स्थान चूज करने को कहा था और ये बताया था कि सबसे पुराना बंदरगाह है। हमने पुनः पुनः आपसे कहा है और फिर कह रहे हैं कि कई बार एक ही वाक्य अलग अलग तरीके से भी पूछा जाता है। आपने पाठ को कैसे पढ़ा है, कितने अच्छे से पढ़ा है, इस पर डिपेंड करता है कि आप किसी भी वाक्य का यदि प्रश्न बनाया जाए तो उसका उत्तर दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दो विकल्प दिए हैं, एक तो बंदरगाह और एक दिया है साम्राज्य, है ना। तो लोथल पुराने समय का एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। साम्राज्य मतलब विस्तृत राज्य। जी नहीं, वो उस समय भी इतना बड़ा नहीं था और अभी भी नहीं है, लेकिन हाँ वह व्यापारिक केंद्र था और इसलिए वह उस समय का एक बहुत बड़ा बंदरगाह अवश्य था। तो हमारा सही रिक्त स्थान क्या है? बंदरगाह, जहाँ पर सामान को उतारा या चढ़ाया जाता है। अंतिम रिक्त स्थान, लोथल के लोग नदी के रास्ते दूसरे देशों से रिक्त स्थान करते थे। क्या करते थे? बातचीत करते थे या व्यापार करते थे? कुछ भी कर सकते, क्योंकि पहले फ़ोन नहीं थे, तो क्या करना पड़ता था? नदी के सहारे दूसरे राज्य तक जाओ, दूसरे देशों तक जाओ, फिर वहाँ के लोगों से बातचीत करो और वापस आ जाओ। नहीं, उनके लिए वह कार्य इतना ज़रूरी नहीं होता था। लेकिन हाँ, दूसरा वाला कार्य यानी व्यापार,
वह आवश्यक था। और व्यापार के लिए आपको यदि दूसरे देश जाना है तो आपको क्या करना पड़ता है, नदी का रास्ता ही प्रयोग करना पड़ता है। तो हमारा सही विकल्प क्या है, व्यापार। सुंदर अक्षर में पेंसिल से ये सारा कार्य आप लोग अपनी पुस्तक में ही करेंगे। कोई भी छात्र यह वाला कार्य अपनी नोटबुक में नहीं करेगा। मैं पुनः दोहरा रही हूँ, बार बार मेरे पास बच्चों की कॉपी में चेकिंग में आ रहा है कि आप लोग ये अभ्यास प्रश्न भी अपनी उत्तर पुस्तिका यानी क्लास वर्क नोटबुक में कर रहे हैं, जो मैं बार बार आपको मना कर रही हूँ बेटा। ठीक है, तो सभी लोग एक बार अपने रिक्त स्थान मिला लीजिए। फिर हम इसे यहाँ से हटा रहे हैं और अपना अगला कार्य आरंभ कर रहे हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हुए पेज नंबर 23 पर आते बेटा। देखिए पेज नंबर 23 पर आपको भाषा की समझ दी गई है ना। क्या दिया गया है, भाषा की समझ दी गई है, अर्थात पाठ में आए हुए व्याकरणगत अभ्यास या कार्य है ना, उसी को यहाँ पर अभ्यास प्रश्न बना दिया गया है। आपको कुछ नए शब्द बनाने को दिए गए हैं और इसके लिए ये कार्य हम पहले भी कर चुके हैं, तो हमारे लिए ये कोई कठिन कार्य नहीं है बेटा। ठीक है, नए शब्द बनाना हम आरंभ करते हैं। भाषा की समझ। पेज नंबर 23। अब देखिए, पहला आपको एक तरफ 3 शब्द दिए गए हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, नए शब्द बनाएं। व, श और प। फिर इस तरफ आपको दिया है तन, वल और बत, और बीच में आपको एक ही अक्षर दिया है, एक ही वर्ण केवल दिया है, र। ठीक है, अगला वाला आपको दिया है त, न और अ। फिर इसके सामने की तरफ आपको एक एक वर्ण दिए गए हैं और इसके मध्य में एक वर्ण दिया है जो इन सभी के साथ प्रयोग होगा और फिर एक शब्द बनाएगा बेटा। कुछ इस तरह का आपको देखिए चित्र दिया गया है ना। चलिए अब हम इसे बनाना आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि नए शब्द बनाइए का मतलब होता है कि आपको कुछ वर्ण दिए गए हैं, उन वर्णों को आपको आपस में इस तरह जोड़ना है
कि कोई एक नया शब्द बने और वह शब्द भी ऐसा हो जिसका कोई अर्थ निकलता हो, है ना। ये नहीं कि हमने बस जोड़ दिया और उसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। कुछ बच्चे मैंने देखा है बड़ी आसानी से मैम बरतन, शरवल, पर्वत, ऐसा होता है क्या? आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन फिर दोहरा रही हूँ, शब्द बनाने के बाद उस शब्द को पढ़कर देखिए कि उसका कोई एक अर्थ होता है या नहीं होता है। याद रखिए, हम लोगों ने कक्षा पहली दूसरी में शब्दों को बनाने के लिए वर्णों को जोड़ना सीखा था। यहाँ पर आपका शब्द तो बनेगा जिसमें पहला वाला अक्षर ये होगा और अंतिम अक्षर जो है वर्ण वो यहाँ से होंगे, और ये वाला जो आपको वर्ण दिया गया है वो बीच में उस शब्द के आएगा और इन तीनों शब्दों के बीच में कहीं ना कहीं अवश्य आएगा। इसके बिना इन दोनों को जोड़कर बनाया हुआ जो भी शब्द है वह गलत ही होगा, अपूर्ण होगा। यानी कि आप यहाँ जो भी शब्द बनाएं उसमें इस तरफ का एक वर्ण, इस तरफ का कोई वर्ण और ये वाला वर्ण होना आवश्यक है। तो मैं पहले शब्दों को बनाने की कोशिश करती हूँ। ब के बाद मुझे र लेना ही है। बर, अब मैं तन लूँ या वल लूँ? बरतन, बरवल या बरबत। बहुत आसान है। बर्तन का मतलब होता है कोई पात्र जिसके अंदर कुछ सामान रख सकते हैं। लेकिन अगर मैं बनाऊं बरवल, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। उसी तरह बरबत, बरबत शब्द का भी कोई अर्थ नहीं निकलता। अर्थात हमारे पास एक ही शब्द बन रहा है, इनको लेकर जो क्या बनता है? बर्तन। ठीक है। इसके पश्चात शर तन नहीं, क्योंकि अब ये वाला शब्द जो है वर्ण ये तो यूज हो गया है, यानी कि अब हम इस वाले वर्ण को तो प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं, है ना। ये तो यहाँ यूज हो गया, मतलब ये नहीं ले सकते। अब हमारे श के लिए बचा वल या बत। ठीक है, शर वल या शरबत। सोचिए, शरवल का कोई अर्थ होता है? आपने आज तक सुना है कोई ऐसा शब्द? नहीं, शरवल का कोई अर्थ नहीं। यानी शर के साथ में सिर्फ एक ही वर्ण आ सकता है जो है बत, तो हमारा शब्द बनता है शरबत। शरबत वो जो हम पीते हैं ना, कलर कलर का, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होता है, कभी ऑरेंज का, कभी रोज का, कभी आप लोग पीते हैं खस का शरबत, है ना। अंतिम है पर। अब चूंकि ये भी हमारा क्रॉस हो गया तो हमारे पास अंतिम वर्ण क्या बचा है? वल। ठीक है, तो पर वल ये वाला तो हमने यूज कर लिया है। तो इसको जब हम जोड़ते हैं परवल, परवल, आपको बता दे बेटा, परवल जो है वह एक सब्जी का नाम है ना। बहुत कम बच्चों ने सुना होगा और खाई तो बिल्कुल ही कम होगी, तो उनके लिए ये शब्द कहेंगे मैम इसका क्या मीनिंग होता है, इसलिए तुरंत समझा रही हूँ। यह एक सब्जी का नाम है, यह एक पेय पदार्थ है, और बर्तन जो है वह सामान रखने के पात्र को कहते हैं। तो इस प्रकार हमने जो शब्द बनाए हैं उनका कोई न कोई अर्थ होता है। अगला त, न और अ, यानी कि आगे तो त आएगा, सेकंड वाले शब्द में पहले न आएगा और तीसरे वाले शब्द में आगे अ आना जरूरी है, क्योंकि उन्हीं से तो शब्द शुरू होगा। फिर बीच में तीनों के र आएगा, क्योंकि तीनों के लिए र दिया है। चलिए मैंने र लगा दिया। ठीक है, अब इसमें से मैं कौन सा वर्ण किसके साथ लगाऊं कि उस शब्द का कोई अर्थ निकले। जैसे तर, तो तर के साथ में तरब कोई अर्थ नहीं निकलता। तरल, तरल का मतलब होता है लिक्विड, और तरम, तरम का भी कोई अर्थ नहीं होता। यानी मेरे इस वाले शब्द को बनाने के लिए इन वर्णों के साथ सिर्फ एक ही वर्ण सही है जो ल है, तरल। ठीक है, अब अगला नर, नर के साथ में अब मुझे इन दो में से कोई सा वर्ण चूज करना पड़ेगा। ये वाला तो यूज हो गया है ना। तो नर के साथ में या तो ब लगाओ नरक,
नरम का कोई अर्थ नहीं होता है। नरम म अगर मैं लगा दूं तो नरम का मतलब होता है सॉफ्ट, है ना। तो इस तरह यहाँ पर मैंने म वाला वर्ण यूज कर लिया। अब मेरे पास इस तरफ सिर्फ एक ही वर्ण बचा है ब, जिसको मैं अ र ब के साथ प्रयोग करती हूँ और मेरा शब्द बनता है अरब, जो कि एक देश का नाम है। तो इस प्रकार हमें अपने शब्द को बनाने से पहले, वर्णों को यूज करने से पहले ये ध्यान रखना होगा कि हम जिस भी वर्ण को आगे या पीछे अंत में प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें प्रयोग करने के बाद में वह एक अर्थपूर्ण शब्द होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगला वाला अभ्यास प्रश्न जो है वह आरंभ कर देते हैं। आपका अगला अभ्यास प्रश्न है विलोम शब्द बेटा। विलोम शब्द, ठीक है। विलोम शब्द के लिए देखिए आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। क दिया है हंसना, ख दिया है आपको गिरना, ग आपको दिया गया है चलना, घ वाला आपको शब्द दिया गया है बेटा आदर, है ना, रिस्पेक्ट जो हम करते हैं। फिर अंग में दिया गया है हमें शब्द अपना। अपना होता है ना, अपना पैन, अपना घर, सब कुछ जो मेरा है वो अपना। और अंतिम च वाला दिया है प्रेम, वो जो हम अपनी मम्मी से करते हैं, अपने प्रियजनों से करते हैं, है ना, अपने भाई बहनों से करते हैं। और यदि हमारा दिल बहुत बड़ा है तो हम इस धरती की, संसार की, प्रकृति की बनाई हुई हर वस्तु से करते हैं। तो अब हम अपने विलोम शब्द लिखना आरंभ करते हैं। विलोम शब्द हमने अपने पिछले वाले अध्याय में भी किए थे और आपको बहुत अच्छे से समझाया था बेटा कि विलोम शब्द किन्हें कहते हैं। हम पुनः एक बार दोहराते हैं, वे शब्द जो किसी शब्द से बिल्कुल उल्टा अर्थ देते हैं, है ना, अपोजिट मीनिंग देते हैं, वह शब्द कहलाते हैं विलोम शब्द, है ना। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मैं कक्षा के अंदर हूँ और आप कक्षा के बाहर है, यानी अंदर और बाहर एक दूसरे से बिल्कुल विलोम अर्थ देते हैं। तो वे दोनों ही शब्द एक दूसरे के क्या कहला जाते हैं, विलोम कहला जाते हैं। बिल्कुल जिसका आपस में कोई भी गुण मिलता ही न हो, ऐसे शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, पहला शब्द हंसना। हंसना का विलोम लिखना है। हंसने में क्या होता है, खुशी होती है ना, आवाज होती है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट दिखाई देती है। लेकिन अगर कोई भाव इसके बिल्कुल उल्टा हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, रोना, क्योंकि रोने में दुख होता है, हंसने में खुशी होती है ना। फिर गिरना, नीचे हम गिर जाते हैं तो उसका फिर उल्टा क्या होगा, आप गिर गए तो क्या आप गिरे ही रहोगे, नहीं, आप उठोगे ना, तो इसका उल्टा हम क्या लिख देते हैं, उठना। फिर चलना, ये मैं चल रही हूँ और जस्ट इसका मैंने अपोजिट क्या किया, रुक गई, तो चलना और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, रुकना। आप गति कर रहे हैं तो चलना है, और यदि आप बिल्कुल भी गति नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी हिल-डुल नहीं रहे, कदम नहीं बढ़ा रहे, तो वो हो जाता है रुकना। तो यहाँ पर हमारा शब्द क्या हो जाएगा, रुकना। ठीक है, अगला वाला आपका शब्द है आदर। जिसके लिए आपके मन में बहुत प्रेम होता है उसको आप आदर देते हैं। और यदि कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं है
तो आप क्या करते हैं उसके साथ व्यवहार, या तो आप उसको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, है ना। तो यहाँ पर आदर का विलोम हम क्या लिख देंगे, निरादर, हम उसकी इंसल्ट कर देते हैं, है ना। वैसे अनादर भी होता है, तो हम दो शब्दों में से कोई सा भी एक शब्द यहाँ लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। फिर अपना, यह कलम अपनी है, मेरी है ना, और जो मेरा न हो वो पराया होता है। ये भाई मेरा अपना है और वो बाहर वाला कैसा है, पराया है, दूसरे का है, मेरा नहीं है। अंतिम शब्द है प्रेम। किसी को देखकर मन में अच्छा लगता है तो वहाँ प्रेम पैदा होता है, और किसी को देखकर यदि मन में बिल्कुल भी अच्छा भाव ना आए, उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में क्या होती है, घृणा। घ री की मात्रा ना, ये ऋषि की मात्रा है घृणा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या किया, अपने पार्ट 3 के कुछ अभ्यास प्रश्न और कुछ भाषा की समझ के प्रश्न यहाँ पर पूर्ण किए हैं, और सभी बच्चे जो हैं वह इस कार्य को अच्छे से करेंगे। इसके पश्चात देखिए बेटा, हम अपना अगला वाला एक्सरसाइज जो है वह सर्वनाम शब्द है। हम आपको अभी समझा देते हैं पहले तो, कि नाम की जगह आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। इसके पहले हम आपको सर्वनाम समझा चुके हैं। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का जो नाम होता है उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। मेरा नाम, या ये जो कलम है, ये स्थान जैसे कक्षा है, ये बोर्ड, इन सब का कोई न कोई नाम है और इस नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। और संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द आप प्रयोग करें, मैं, इसका, उसका, यहाँ, वहाँ, तो ये सारे शब्द हमारे क्या कहला जाते हैं, सर्वनाम कहला जाते हैं, है ना। तो सर्वनाम शब्द के लिए हमें ज़्यादा कठिनाई नहीं आती है। जहाँ जहाँ नाम है वहाँ उसको हटाकर आपने कोई भी यदि शब्द प्रयोग किया है, यह, वह, तेरा, मेरा, इसका, किसका, कौन, ये शब्द भी सर्वनाम ही होते हैं, क्योंकि आप जैसे ही इन शब्दों को हटाते हैं उसके स्थान पर या तो किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का या किसी स्थान का नाम अवश्य आ जाता है। तो इस तरह से आप अपने जीवन में अगर संज्ञा वाले शब्दों के बाद में कोई शब्द सबसे अधिक प्रयोग करते हैं तो वो होता है सर्वनाम वाला शब्द, ठीक है। और उसी के साथ देखिए उसकी अगली एक्सरसाइज में आपको विशेषण दिए गए हैं, तो वह भी हम आपको अभी समझा देते हैं, फिर हम इन कार्यों को अपने अगली वाली क्लास में करेंगे। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। चूँकि यह हम आपको अभी इसलिए समझा रहे हैं ताकि आपको ये चीज़ आराम से समझ में आ जाए। जहाँ संज्ञा और सर्वनाम न हो लेकिन उसकी विशेषता बताने वाला कोई शब्द हो उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो आज हम आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहे हैं, वो आप लिख लीजिए। आपको पेज नंबर 23 पर देखिए बेटा, यहाँ पर एक छोटा सा होमवर्क हम आपको दे रहे हैं आज के लिए। यह होमवर्क आप लोग अपने नोटबुक के होमवर्क वाले सेक्शन में करेंगे कि भ्रमण से होने वाले कोई दो लाभ, लाभ मतलब फायदा, कोई दो लाभ लिखिए। आप इस कार्य को अच्छे से देख लीजिए और यह होमवर्क आपको अपने होमवर्क सेक्शन में पूर्ण करना है, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान से एक बार उतार लीजिए। विलोम शब्द, ये आपके नए शब्द, ये सारा कार्य बेटा हम अपनी पुस्तक में कर रहे हैं, लेकिन यह वाला होमवर्क
आप लोग अपने नोटबुक में होमवर्क सेक्शन में करेंगे। 2 लाभ, लाभ मतलब फायदे। अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो उससे हमको क्या फायदा होता है ना, वो आपको सिर्फ 2 वाक्य में लिखना है। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं, एक तो हमें नई नई जगह देखने को मिलती है, फिर वहाँ की चीज़ों के बारे में हमको जानकारी मिलती है कि ऐसी कौन सी वस्तुएं जो सिर्फ वहाँ मिलती हैं, हमारे यहाँ नहीं बनती हैं। फिर हमें वहाँ के इतिहास के बारे में पता चल जाता है ना, वहाँ की संस्कृति पता चल जाती है। तो इस प्रकार यह 2 लाभ हम लिखेंगे और हमारी कक्षा आज यही समाप्त होती है। अगली बार हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।